हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज। अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज में एक टॉपिक आता है जिसको मैं शॉर्ट सम्स वाला टॉपिक बोलता हूँ। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे नेट एसेट और पीसी, वो उसको मैं लॉन्ग सम्स वाला मेथड बोलता हूँ, जो नेट एसेट और पीसी किया। नेट एसेट की कैलकुलेशन, पीसी की कैलकुलेशन, गुडविल या कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन, उसको मैं लॉन्ग सम्स वाला मेथड बोलता हूँ। अब इसको मैं शॉर्ट सम्स वाला मेथड बोलता हूँ। शॉर्ट सम्स वाला मेथड क्या होता है, ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना थोड़ी देर के बाद। शॉर्ट सम्स वाला मेथड क्या होता है, पहले उसका बैकग्राउंड समझो, थोड़ी थियरी समझो। समटाइम्स द न्यू कंपनी that is the purchasing company does not या does not take over the debtors and creditors of the old partnership firm. Sometimes the new company or the purchasing company does not take over the debtors and creditors of the old partnership firm, but the new company agrees to collect the money from debtors on behalf of the old partnership firm, and the new company agrees to pay money to creditors on behalf of the old partnership firm. मतलब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि जो न्यू कंपनी या परचेजिंग कंपनी है, वो पुरानी पार्टनरशिप फर्म के डेटर्स और क्रेडिटर्स लेके नहीं गई, लेकिन न्यू कंपनी ने बोला कि हम पुरानी कंपनी के डेटर्स से पैसा कलेक्ट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप फर्म, और क्रेडिटर्स को पैसा पे करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस हुआ, डेटर्स में दे लॉस हुआ या क्रेडिटर्स में दे प्रॉफिट हुआ, अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस हुआ डेटर से पैसा कलेक्ट करते नहीं या क्रेडिटर्स को पैसा पे करते नहीं, तो वो लॉस ओल्ड पार्टनरशिप फर्म का होगा। इफ देयर इज एनी प्रॉफिट और लॉस while collecting money from debtors or paying money to creditors then that profit or loss should be borne or compensated by the old partnership firm. जो पुरानी पार्टनरशिप फर्म है उसका ही प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर डेटर्स से कलेक्ट कर देना बैड डेट्स हो गया तो नुकसान पुरानी पार्टनरशिप फर्म का है। क्रेडिटर्स को पैसा पे करते नहीं, डिस्काउंट रिसीव हुआ तो प्रॉफिट भी पुरानी पार्टनरशिप फर्म का है। अब ये सारा काम करने के बदले में जो न्यू कंपनी है वो कमीशन चार्ज करेगी। द न्यू कंपनी विल चार्ज certain commission for doing this process या doing this work। ये सारा काम करने के लिए जो न्यू कंपनी है वो कुछ कमीशन चार्ज करेगी, ठीक है, कुछ पैसे चार्ज करेगी। एंड
and finally the new company will settle or pay the amount to the old partnership firm, and finally the new company will settle or pay the amount to old partnership firm after deducting their commission. मतलब ओल्ड पार्टनरशिप न्यू कंपनी वाले अपनी कमीशन काट के बाकी का पैसा पुरानी पार्टनरशिप फर्म को पे कर देंगे. अब इस टॉपिक को मैं शॉर्ट सम्स वाला टॉपिक बोलता हूँ. ठीक है, इस टॉपिक में टोटल 6 या 7 जर्नल एंट्रीज होती हैं, वो मैं एक एक करके बताता हूँ. जर्नल एंट्रीज मैं अमाउंट्स के साथ भी बताऊंगा, अमाउंट भी बहुत सारी बताऊंगा, सुनते रहो. कैलकुलेशन, इस टॉपिक में कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पुरानी पार्टनरशिप फर्म के जो डेटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंडर्स डेटर्स. पुरानी पार्टनरशिप फर्म के जो डेटर्स होते हैं उनको हम बोलेंगे वेंडर्स डेटर्स. अब मैं यहाँ पे अलग अलग अमाउंट अज्यूम करता हूँ. सपोज करो कि पुरानी पार्टनरशिप फर्म के जो डेटर्स हैं वो 90,000 रुपीज के. पुरानी पार्टनरशिप फर्म के जो डेटर्स हैं, सपोज करो ये डेटर्स 90,000 रुपीज के हैं, तो पहली जर्नल एंट्री ऑब्वियसली ये जर्नल एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, मतलब परचेजिंग कंपनी. ये जर्नल एंट्री सारी न्यू कंपनी की बुक्स में या परचेजिंग कंपनी की बुक्स में होंगी. ठीक है, एक मिनट बेटा. तो जर्नल एंट्रीज जो होंगी वो होंगी इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी. इसमें पहली एंट्री होगी वेंडर्स डेटर्स की. तो वेंडर्स डेटर्स अकाउंट डेबिट 90,000 टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट. अब इस तरीके से पहली जर्नल एंट्री होगी वेंडर्स डेटर्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट. टोटल 6 या 7 जर्नल एंट्रीज हैं, एक एक करके आपको याद करनी है. अगर पुरानी पार्टनरशिप फर्म के जो डेटर्स हैं वो 90,000 के हैं तो न्यू कंपनी वाला जर्नल एंट्री ऐसे करेगा वेंडर्स डेटर्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट. मतलब एक एसेट क्रिएट करेगा न्यू कंपनी वाला वेंडर्स डेटर्स और एक लायबिलिटी क्रिएट करेगा वेंडर्स सस्पेंस. अब ये भी मैं लॉजिक बता देता हूँ वेंडर्स सस्पेंस क्या है. जो वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट है वो ओल्ड पार्टनरशिप फर्म का ही अकाउंट है. वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट, जिसको हम लोग लॉन्ग सम्स वाले मेथड में बोलते थे मेसर्स ओल्ड पार्टनरशिप फर्म अकाउंट. अब ओल्ड पार्टनरशिप फर्म अकाउंट या वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट एक ही बात है. एक लॉन्ग सम में भी हमने किया था वर्धमान एंड वत्सल. तो मेसर्स वर्धमान एंड वत्सल पार्टनरशिप फर्म या वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट एक ही बात है. तो न्यू कंपनी वाला एक एसेट क्रिएट करेगा वेंडर्स डेटर्स और एक लायबिलिटी क्रिएट करेगा वेंडर्स सस्पेंस. मतलब जैसे एसेट और लायबिलिटी सामने सामने कैंसिल हो जाए. नरेशन में being debtors agreed to be collected on behalf of vendor. ये पहली एंट्री. अब मान लो पुरानी पार्टनरशिप, मैं अमाउंट्स के साथ बताऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा. मान लो पुरानी पार्टनरशिप फर्म के जो क्रेडिटर्स थे वो थे सपोज करो 70,000. पुरानी पार्टनरशिप फर्म के जो क्रेडिटर्स थे वो सपोज करो 70,000 के थे. तो यहाँ पे हमारी सेकंड जर्नल एंट्री होगी. सेकंड जर्नल एंट्री होगी हमारी, क्योंकि क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है तो क्रेडिटर्स होगा क्रेडिट टू वेंडर्स क्रेडिटर्स अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा. और वेंडर्स सस्पेंस हो जाएगा डेबिट. वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट. मतलब फिर से वही बात हुई, एक एसेट क्रिएट किया हमने और एक लायबिलिटी क्रिएट की. डेटर्स एसेट होता है तो डेटर्स हो जाएगा डेबिट.
क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है तो क्रेडिटर्स हो जाएगा क्रेडिट, दोनों में ऑपोजिट साइड पे वेंडर सस्पेंस, बीइंग क्रेडिटर्स एग्रीड टू बी पेड। ये कितनी जर्नल एंट्री हो गई? 2। अब थर्ड नंबर जर्नल एंट्री के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, 3A 3B। थर्ड जर्नल एंट्री में 2 पार्ट्स होते हैं, एक 3A होता है, एक 3B होता है। वो मैं एक एक करके समझा रहा हूं आप लोगों को, 2 मिनट। अब मैं आगे समझा रहा हूं। वेंडर्स डेटर्स थे 90,000 के, तो पहली एंट्री हमने लिखी वेंडर्स डेटर्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस। फिर वेंडर्स क्रेडिटर्स थे 70,000 के, तो मैंने एंट्री लिखी वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स क्रेडिटर्स। अब 3A और 3B में क्या होता है, ये डेटा से रिलेटेड 2 एंट्रीज होती है। ये समझने से पहले इतना समझो, ये जो 90,000 के डेटर्स हैं इसके नॉर्मली 3 पार्ट्स होते हैं। जो क्वेश्चन में ये 90,000 के डेटर्स क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, इस 90,000 के डेटर्स के हमेशा आप लोग इस तरीके का एक वर्किंग नोट बनाना। ये वर्किंग नोट हो जाएगा आप लोगों का। ये सारी अमाउंट्स क्वेश्चन में दी हुई होंगी जो मैं अभी लिख रहा हूं। 90,000 के जो डेटर्स हैं उसमें से हमेशा 3 पार्ट्स हो जाएंगे। एक अमाउंट कलेक्टेड, कितना पैसा हमको मिल गया, मतलब कौन से ऐसे डेटर्स हैं जिन लोगों ने हमको पैसा दे दिया। एक बैड डेट्स, कितने ऐसे डेटर्स हैं जिन लोगों ने हमको पैसा नहीं दिया। अमाउंट सारी दी हुई होंगी, आपको सिर्फ ये फॉर्मेट याद करना है। और एक आउटस्टैंडिंग या स्टिल रिसीवेबल, कितने ऐसे डेटर्स हैं जिनका पैसा अभी भी हमको मिलना बाकी है। तो ये तीनों पार्ट्स आपको दिए होंगे, या एटलीस्ट 90,000 में से एटलीस्ट 2 पार्ट दिए होंगे। मान लो आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है, बैड डेट भी दिया हुआ है, तो रिमेनिंग जो होगा वो अमाउंट कलेक्टेड होगा। सपोज करो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5,000 रुपीज के डेटर्स ऐसे हैं जिनसे हमको पैसा कलेक्ट करना बाकी है। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,000 रुपीज के ऐसे डेटर्स हैं जो इंसॉल्वेंट हो गए, बैड डेट्स हो गया। तो रिमेनिंग अमाउंट जितना भी होगा डेटर्स का, वो हम लोग लिखेंगे कि इतना पैसा हमारा कलेक्ट हो गया। तो ये 90,000 भी क्वेश्चन में दिया होगा, ये 5,000 भी दिया होगा, ये 15,000 भी दिया होगा। रिमेनिंग आपको फाइंड आउट करना है। तो रिमेनिंग होगा 90,000 माइनस 15,000 माइनस 5,000। तो हमको कितना पैसा डेटर्स का मिल गया, तो 90,000 माइनस 15,000 माइनस 5,000, कितना पैसा डेटर्स का मिल गया, 70,000। अब क्या होगा, इस 70,000 के बाद, इस 70,000 के बाद और भी 70,000 के 2 पार्ट्स होंगे। मैं मैक्सिमम टिपिकल सिखा रहा हूं। इस 70,000 के अभी और भी 2 पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि जो डेटा से हमने पैसा कलेक्ट कर लिया उन लोगों ने 5% डिस्काउंट काट के बाकी का पैसा दिया। जो डेटा से पैसा कलेक्ट हो गया, तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा इन लोगों ने 5% डिस्काउंट काट के बाकी का पैसा दिया। तो हम लोग 70,000 का 5% निकालेंगे। 70,000 का 5% होता है 3,500। बाकी जितना पैसा होगा वो कैश रिसीव्ड होगा। तो ये भी क्वेश्चन में दिया होगा कि जिन लोगों ने पैसा दिया उन लोगों ने 5% डिस्काउंट काट के बाकी का पैसा दिया। तो 70,000 का 5% होता है 3,500। तो 70,000 में से हम लोग 3,500 माइनस कर देंगे, तो इक्वल टू 70,000 माइनस 3,500, ये होता है 66,500। मतलब डेटा से 66,500 रुपीज इतना पैसा हमारा कलेक्शन हो गया। इसको बोलते हैं अमाउंट कलेक्टेड। इस तरीके की कैलकुलेशन आप लोगों को हमेशा करनी है। जब भी वेंडर्स डेटर्स वाला क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके की कैलकुलेशन आपको हमेशा करनी है। पहले वेंडर्स डेटर्स के 3 पार्ट्स करने हैं, कितना पैसा मिल गया, कितना पैसा नहीं मिला और कितना पैसा मिलना बाकी है। फिर जो पैसा मिल गया उसमें से अगर डिस्काउंट दिया हुआ है तो डिस्काउंट माइनस कर दो। ठीक है। अब इन सब की कैलकुलेशन भी आपको करने आनी चाहिए। फॉर्मेट हमेशा के लिए फॉर्मेट यही बनेगा। जर्नल एंट्री हमेशा सेम होगी, हमेशा यही फॉर्मेट कैलकुलेशन का, सिर्फ अमाउंट चेंज होंगे। तो अब एक बार फॉर्मेट याद कर लो, एक बार जर्नल एंट्री याद कर लो,
फिर हर क्वेश्चन में सिर्फ अमाउंट चेंज करनी है, ठीक है। अब किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी, इस पूरे कैलकुलेशन को मिला के हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री नंबर 3A। हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री नंबर 3A इन सब को मिला के। देखो जितना पैसा मिल गया 66,500, उसको हम लिखेंगे कैश आया, हम मतलब न्यू कंपनी 66,500 रुपीज हमको मिले, हम लिखेंगे कि कैश हमारे पास आया, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिला 66,500। ओके, अब जो ये बैड डेट्स और डिस्काउंट का जो लॉस है 3,500 डिस्काउंट अलाउड, ये एक तरीके से लॉस है, और 15,000 बैड डेट्स ये भी लॉस है। तो ये 3,500 और ये 15,000 डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स, इन दोनों को टोटल मिला के हुआ 18,500। ये 18,500 न्यू कंपनी का लॉस नहीं है, ये पुरानी पार्टनरशिप फर्म का लॉस है। हमने पहले ही पुरानी पार्टनरशिप फर्म को बोल दिया था, हमने पहले ही पुरानी पार्टनरशिप फर्म को बोल दिया था कि अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस हुआ तो पुरानी पार्टनरशिप फर्म को ही भरना पड़ेगा। तो ये 3,500 डिस्काउंट लॉस और 15,000 बैड डेट्स का लॉस, टोटल 18,500 जो लॉस हुआ, ये 18,500 हम ऐसा लिखेंगे कि ये वेंडर का लॉस है। वेंडर मतलब पुरानी पार्टनरशिप फर्म, हम ऐसा लिखेंगे वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट 18,500, वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 18,500, हम ऐसा लिखेंगे कि वेंडर का लॉस है, न्यू कंपनी का लॉस नहीं है। ओके, अब मैंने ये अमाउंट लिखी, एक 66,500 डेबिट कैश कम्स इन, एक अमाउंट ये लिखी डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स, इन दोनों को मिला के मैंने लिखा वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट। और ये जो है आउटस्टैंडिंग 5,000, इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है। ये 5,000 रुपीज की जो पैसे हमको डेटा से मिलना बाकी है, इस 5,000 की जर्नल एंट्री नहीं होती है। अभी आप इन तीनों अमाउंट को ऐड कर दोगे, 66,500 हमने डेबिट किया और 3,500 और 15,000 इन दोनों को मिला के हमने डेबिट किया। अभी आप टोटल डेबिट देखोगे तो 66,500 और 18,500 इन दोनों को मिला के टोटल हुआ 85,000। इन दोनों को ऐड करके टोटल आ रहा है हमारा 85,000। इस 85,000 को हम लिखेंगे टू वेंडर्स डेटर्स अकाउंट, मतलब टोटल डेटर्स 90,000 के थे, टोटल वेंडर्स डेटर्स 90,000 के थे, उसमें से 85,000 के डेटर्स कंप्लीट हो गए, बाकी 5,000 के डेटर्स आर स्टिल आउटस्टैंडिंग, और उस 5,000 के डेटर्स की जर्नल एंट्री नहीं होती है। इसलिए मैं अमाउंट्स के साथ बता रहा हूं, जैसे ज्यादा टाइम तक याद रहे आपको। बीइंग अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, बीइंग अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 85,000, मतलब 85,000 रुपीज के डेटर्स कलेक्ट हो गए। उसमें से ये जो वेंडर सस्पेंस है, इसके अंदर 3,500 डिस्काउंट था और 15,000 बैड डेट्स था। इसके अंदर 3,500 बैड डेट्स था और 15,000 डिस्काउंट, 3,500 डिस्काउंट अलाउड था और 15,000 बैड डेट्स था, टोटल 18,500 लॉस हुआ। तो इन दोनों को ऐड करके टोटल 85,000 के डेटर्स कलेक्ट हो गए और 5,000 के डेटर्स और भी कलेक्ट करना बाकी है। अब क्वेश्चन में 3B क्या होता है, मैं आपको समझा दूं 3B क्या होता है। 3B में क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि कुछ ऐसे डेटर्स थे जो 1 या 2 साल पहले इंसॉल्वेंट हो गए थे, उन लोगों ने हमको अभी 20,000 रुपीज दिया, 20,000 रुपीज दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे बैड डेट रिकवरी। कुछ ऐसे डेटर्स थे जो लोग 1 या 2 साल पहले पुरानी पार्टनरशिप फर्म का पैसा खा गए थे, अभी उन लोगों ने 20,000 रुपीज वापस दिए,
तो इस 20,000 को हम बोलेंगे बैड डेट रिकवरी। इसको मैं जर्नल एंट्री नंबर 3B बोलता हूं। और आपको मालूम है जो ये डेटर्स इंसॉल्वेंट हो गए थे वो इस पुराने 90,000 के डेटर्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे। इन पुराने डेटर्स को हम लोगों ने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया होगा, तो इनका हमको बैड डेट रिकवरी का पैसा मिला 20,000। ये 20,000 हमारी बैड डेट रिकवरी है। इसकी जर्नल एंट्री होगी 3B, 20,000 20,000। कैश आया हमारे पास, तो हम लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। हम लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो 20,000 बैड डेट रिकवरी की इनकम है ये हमारी न्यू कंपनी की इनकम नहीं है, ये वेंडर की इनकम है। तो हम लिखेंगे टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट। तो बैड डेट रिकवरी का जो फायदा हुआ, कैश हमको मिला, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, पैसे हमारे पास आए, लेकिन ये फायदा हमारा नहीं है। ये फायदा किसका है? वेंडर का है। तो हम वेंडर का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। वेंडर का अकाउंट मतलब वेंडर सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग बैड डेट रिकवरी रिसीव्ड, बस बीइंग द अमाउंट ऑफ बैड डेट रिकवरी रिसीव्ड 20,000। इसको मैं 3B बोलता हूँ। ये हर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता है, लेकिन जब भी बैड डेट रिकवरी दिया हो तो एंट्री ऐसे ही होगी। तो मेरा काम है मैं सब कुछ सिखा दूंगा एक साथ, जैसे बाद में कोई न्यू पॉइंट रह नहीं जाए, कोई न्यू पॉइंट डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं है। इसके बाद एंट्री नंबर 4 कि हमने क्रेडिटर्स को कितना पैसा पे किया। 3A और 3B होता है डेटा से कितना पैसा मिला, 4 में होता है क्रेडिटर्स को कितना पैसा हमने पे किया। अब एंट्री नंबर 4, ये जो क्रेडिटर्स थे 70,000 के, ये 70,000 भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। इसके 2 ही पार्ट्स होते हैं, 1 2, जैसे डेटर्स में 3 पार्ट्स होते हैं, क्रेडिटर्स में 2 ही पार्ट्स होते हैं। ओके, यहाँ पे आता है आउटस्टैंडिंग कि कितने क्रेडिटर्स हम लोगों को अभी भी पे करना बाकी है। मान लो 7,000, मान लो 7,000 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो अभी भी हमको पे करना बाकी है। तो कितने क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया होगा? 63,000 के क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया होगा। ठीक है, अब इस 63,000 के क्रेडिटर्स को जो हमने पे कर दिया, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि जब हमने क्रेडिटर्स को पैसा पे किया तब डिस्काउंट का पैसा काट के बाकी का पैसा पे किया। मान लो यहाँ पे 5% डिस्काउंट है, तो 63,000 का 5% होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये होगा 63,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, 3150। तो जब हम लोग क्रेडिटर्स को पैसा पे कर रहे थे, 63,000 के क्रेडिटर्स को पैसा पे कर रहे थे, क्वेश्चन में दिया होगा, तब 5% हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो 63,000 का 5% होता है 3150, बाकी का पैसा हमने पे कर दिया होगा। अमाउंट पेड ये हो जाएगा 63,000 माइनस 3150, तो बाकी का पैसा हमने पे कर दिया होगा 59,850, इतना पैसा पे कर दिया होगा। तो ये सारा फॉर्मेट आपको बनाने आना चाहिए कि 70,000 के क्रेडिटर्स थे, ये 70,000 भी क्वेश्चन में दिया होगा, ये 7,000 भी दिया होगा, तो 70 में से 7 माइनस कर दोगे तो 63,000 आ जाएगा। फिर ये 5% दिया होगा, तो 63,000 का 5% निकालोगे तो 3150 आ जाएगा। फिर 63,000 में से 3150 माइनस कर दोगे तो 59,850 आ जाएगा। डन। अब क्रेडिटर्स को जो हम लोगों ने पैसे पे किए उसमें ये एंट्री होगी 59,850 और 3150, इन दोनों को मिला के टोटल हुआ 63,000। 63,000 की एंट्री होगी और 7,000 जो क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग है उसकी एंट्री नहीं होगी। जैसे डेटर्स में जो 5,000 के आउटस्टैंडिंग डेटर्स थे उसकी एंट्री हमने नहीं की, उसी तरह क्रेडिटर्स में जो 7,000 आउटस्टैंडिंग है उसकी एंट्री नहीं होगी। ये 3 अमाउंट याद रखो, 63,000, 59,850, 3150। 63,000
3150 और यहाँ पे 63,000 माइनस 3150 59850। तो जितने क्रेडिटर्स को हमने पैसा पे कर दिया उसमें हम लिखेंगे वेंडर्स क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। जितने क्रेडिटर्स पे हो गए उसमें वेंडर्स क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। जितना कैश हमारा गया उसमें टू कैश एंड बैंक अकाउंट, और जितना प्रॉफिट हुआ हमको डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इनकम हमारी इनकम नहीं है, ये वेंडर की इनकम है, तो हम लिखेंगे टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट। ये 3150 डिस्काउंट रिसीव्ड है पर ये हमारी इनकम नहीं है, ये वेंडर की इनकम है, तो इसमें हम लिखेंगे बीइंग क्रेडिटर्स पेड, बस बीइंग क्रेडिटर्स पेड। तो ये 4 एंट्री हो गई। 1 में डेटर्स डेबिट होगा तो 3 में डेटर्स क्रेडिट होगा। 1 में डेटर्स आए, 3 में डेटर्स चले गए। 2 में क्रेडिट, एंट्री नंबर 2 में क्रेडिटर्स क्रेडिट होगा तो एंट्री नंबर 4 में क्रेडिटर्स डेबिट होगा। पहले क्रेडिटर्स क्रेडिट फिर बाद में डेबिट, ठीक है। और हर एंट्री में ऑपोजिट साइड पे वेंडर सस्पेंस तो है ही। डेटर्स डेबिट होगा तो ऑपोजिट साइड पे सस्पेंस, क्रेडिटर्स क्रेडिट होगा तो ऑपोजिट साइड पे सस्पेंस, फिर डेटर्स क्रेडिट हुआ तो ऑपोजिट साइड पे सस्पेंस, सब में ऐसा ही है। फिर क्रेडिटर्स डेबिट हुआ तो ऑपोजिट साइड पे सस्पेंस, ऑपोजिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट तो है ही। अब 2 जर्नल एंट्री और है। एक फिफ्थ एंट्री होती है कि न्यू कंपनी को मतलब हमको कमीशन कितना मिलेगा, और 6th एंट्री होती है फाइनल सेटलमेंट, कि सारा पैसा प्लस माइनस करके फाइनली हम मतलब न्यू कंपनी पुरानी पार्टनरशिप फॉर्म को कितना पैसा पे करेंगे। 2 जर्नल एंट्री भी और है। अमाउंट सारी क्वेश्चन में दी हुई होती है, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री याद करनी है। मैं 5 की और 6 की पहले जर्नल एंट्री लिख देता हूं। 5 में होगा कमीशन हमारी इनकम है, तो जर्नल एंट्री कमीशन हमारी इनकम है, हम मतलब न्यू कंपनी, तो कमीशन हो जाएगा क्रेडिट, कमीशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट क्योंकि कमीशन हमारी इनकम है। तो यहां पे आ जाएगा वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट, वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कैलकुलेशन में सिखाऊंगा। और स्टेप 6 होता है फाइनल सेटलमेंट। लास्ट में हम लोग जितना भी पैसा बच गया पुरानी पार्टनरशिप फर्म का वो हम पे कर देंगे, तो उसकी एंट्री होगी वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अब आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि ये 6 जर्नल एंट्रीज में पर्टिकुलर्स का कॉलम हमेशा सेम रहेगा। जर्नल एंट्री जो है वो हमेशा सेम रहेगी, सिर्फ अमाउंट चेंज होंगी। अब 5 और 6 की कैलकुलेशन की भी ट्रिक्स हैं मेरे पास, बट पहले आप लोग इतना लिखोगे। ये वीडियो कंप्लीट होने में 1 मिनट बाकी है, इतना आप लोग लिख लोगे सारा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 5 और 6 एंट्री भी बताऊंगा। यहां से लिखना शुरू करो, स्टार्ट करो बेटा।